घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोट कचोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त सूरज इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे कोमल जूझते वे बोले। बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुँचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुँच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे। मामा जी, अभी पता चला है कि धुंध के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरी। वे बस 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। वे रास्ते में ही हैं। अंत्येष्टि तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी, फ्यूनरल वालों से तारीख और समय मुकर्रर करके ही अंत्येष्टि होती है। मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा। उनसे कह दो कि सीधे चर्च में ही पहुँच जाएं। घर आकर करेंगे भी क्या? सूरज को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था लोगों ने तजुर्बों से कि आ तो गए हो चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना। बर्बाद कर देती हैं गोरी चमड़ी वाली गोरियां। पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी उसे लट्टू सा घुमाती हैं, फिर किनारा कर लेती हैं। छोड़िए मामा जी, समय को भी कोई वापस लाया है कभी? सभी को एक मापदंड से तो नहीं माप सकते। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार बेटा ही बाप की चिता को अग्नि देता है। सच तो यही है कि जेम्स सूरज का बेटा है। यह उसी का हक है। मंजू, उस हक की बात करती हो जो धोखे से छीना गया हो। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसी के विभाग में काम करती रही हो। बाकी तुम भी तो समझदार हो, तुम्हें तो मालूम है यहाँ के चलन। और कोमल को देखो, उसे बहुत समझाया गोरी मेम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अवैध रिश्तों की गठरी बंद ही रहने दो। अगर मेम आ गई तो पड़ोसिन छाया बेवजह न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी, लेकिन वह नहीं मानी। मामा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं इन देशों में, वे तो जीवन का अंग बन चुकी हैं। मैंने भी कोमल से बात की थी, वह बोली कि पोलीन भी तो सूरज के जीवन का हिस्सा थी। दोनों कभी हम सफर थे, फिर जेम्स भी तो है। इतने में एक गाड़ी पोर्टिको आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी और उसकी नाजायज औलाद। मामा जी ने कड़वाहट से कहा। मामा जी, प्लीज शांत रहिए, ये भी सूरज का परिवार है। पोलीन उसकी एक्स वाइफ तथा जेम्स बेटा है, उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता, मंजू ने समझाते हुए कहा। सूरज का पार्थिव शरीर बैठक में सफेद झलरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। काले नए सूट, सफेद कमीज, मैचिंग टाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों के बने रीत, गोल आकार में सजाए फूल, क्रॉस तथा गुलदस्तों से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो नहीं आए थे, लेकिन उनके कुलीग वहां मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों के पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेशों में ऐसा चलन है। पोलीन और जेम्स के आते ही उन्हें सूरज के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष शव वाहन के पीछे की गाड़ी में सूरज का परिवार बैठने वाला था, अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। मंजू, किसी ने पुलिस को सूचना दी क्या? शव यात्रा रोप लेन से गुजरने वाली है। यूके में जहां से शव यात्रा निकलती है, वो सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है।
कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती या फिर पुलिस साथ साथ चलती है शव के सम्मान के लिए। ये काम तो चर्च के पादरी जी ने कर दिया है। और हर्ष में फूल कौन रखेगा? फ्यूनरल डायरेक्टर। मंजू, औरतें और बच्चे तो घर पर ही रहेंगे ना? नहीं मामा जी, ये भारत नहीं है। यहाँ सभी जाते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूँ? मैं जो हूँ, मामी जी ने कहा। तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। मैं मामी जी के साथ रहूंगी, पड़ोसिन छाया बोली। अब घर पर केवल छाया तथा मामी जी थीं। मामा जी तथा मंजू की बातें सुनने के बाद छाया की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था। छाया थोड़ी देर बाद भूमिका बांधते बोली, मामी जी अच्छी हैं ये गोरी, कितनी दूर से आई हैं बेटे को लेकर। आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुँचते। लेकिन मामी जी, एक बात सब में नहीं आ रही कि आप उसे कैसे जानती हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि आप उससे पहली बार मिली हो। अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। वे झंझलाते हुए बोली, जानना चाहती हो तो सुनो। कोमल से विवाह होने से पहले पोलिन ही हमारे घर की बहू थी। सूरज और कोमल एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है कि सूरज कोमल का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से लेकर भी आता। वो कोमल के बिना कहीं न जाता। यहाँ तक कि अगर सूरज को कोई टॉफी खाने को देता तो सूरज उसे तब तक मुंह में न डालता जब तक वो कोमल के साथ बांट न लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रगाढ़ हो गया कि पास पड़ोस मोहल्ले वालों ने भी इन दोनों को दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन अब दिन गहरा होता गया। सूरज एयरफोर्स में चला गया और कोमल आगे की पढ़ाई करने में लग गई। लेकिन जैसे ही सूरज पायलट बना, उसकी मां दहेज में कोठियों के ख्वाब देखने लगी, जो कोमल के घर वालों की हैसियत से कहीं बाहर था। सूरज ने विद्रोह में अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और दोस्तों से पैसे लेकर माँ बाप को बिना बताए ही जर्मनी जा पहुंचा। किंतु उसकी मां अड़ी रही। जिसने भी समझने का प्रयत्न किया, उसने दुश्मनी मोल ली। तब तक तो दोनों बालिग हो चुके होंगे, उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली? छाया ने जिज्ञासा से पूछा। दोनों ही संस्कारी बच्चे थे। घर में बड़े बच्चे होने के नाते दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दोनों अपने इस बंधन को बदनाम होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। विकट परिस्थितियों से बचता बचता सूरज दलदल में फंसता ही गया। उसे किसी कारणवश पोलिन से शादी करनी पड़ी। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। सूरज की शादी की खबर सुन कोमल के परिवार को बड़ा धक्का लगा। कोमल तो गुमसुम हो गई। कोमल के घर वालों ने पहला रिश्ता आते ही बिना पूछताछ किए कोमल को खूंटे से बांध दिया। 1 वर्ष बाद उसे एक बच्ची भी हो गई। लेकिन कोमल तथा सूरज दोनों के ही विवाह संबंध कच्ची बुनियाद पर खड़े थे, इसलिए अधिक देर तक न टिक सके। दोनों ही बेमन से बने जीवन से आजाद तो हो गए, किंतु पूर्ण रूप हो चुके थे। सूरज की शादी टूटने के बाद उसके मामाजी ने जर्मनी से उसे यूके में बुला लिया। वहां उसे रॉयल एयरफोर्स में नौकरी भी मिल गई। फिर समय भागता गया। एक दिन अचानक एक संयोग ने एक बार फिर सूरज और कोमल को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ऐसा हुआ तो दोनों के हृदय का वेग बांध तोड़कर उष्ण लावा सा बहने लगा। दोनों एक बार फिर सब कुछ भूलकर अपनत्व की मीठी फुहार से भीगने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए, लेकिन शादी के कुछ समय बाद सूरज प्लेन क्रैश में चल बसा। सूरज की मृत्यु की खबर सुनते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम दोनों स्तब्ध थे कि उन दोनों का पुनर्मिलन कल ही की तो बात थी। इतने में फोन की घंटी बजी। फोन पर मामाजी थे। हेलो सुनो, हमें घर पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे। चाय तैयार रखना, सर्दियों का मौसम था। वे लोग लौट कर आए तो सब चुप बैठकर चाय पीने लगे। कोमल स्तब्ध, निर्जीव बर्फ की प्रतिमा सी एक तरफ बैठी सोच रही थी कि कितना भद्दा और कूरा मजाक किया है कुदरत ने उसके साथ।
अभी तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं छलका था, मानो आंसू सूख ही गए हों। सभी को सूरज के चले जाने के गम के साथ साथ कोमल की चिंता सताए जा रही थी। कोमल, रोती क्यों नहीं तुम? अब वह लौट कर नहीं आएगा, मामी जी ने कोमल को समझते हुए कहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कोमल गठरी सी बैठी टकटकी लगाए न जाने क्या सोच रही थी। उसकी दशा देख सभी चिंतित थे। 4 दिन से उसके गले में निवाला तक न उतरा था। मामी जी से उसकी यह दशा और देखी नहीं गई। उन्होंने कोमल को झकझोरते जोर से उसे एक चांटा मारा और रोते रोते बोली, रोती क्यों नहीं पगली? अब सूरज लौट कर नहीं आएगा। तुम्हें संभलना होगा अपने और बच्ची के लिए। ये जीवन कोई 4 दिन का जीवन नहीं है। संभाल बेटा, संभाल अपने को। फिर वे कोमल को ऊपर उसके कमरे में ले गईं। पोलीन तथा जेम्स अपने कमरे में जा चुके थे। कोमल कमरे में सूरज के कपड़ों से लिपट कर फूट फूट कर रोती रही। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन? राहुल, आओ बैठो पोलीन, कोमल ने इशारा करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोईं। दोनों का दुख सांझ था। दोनों की चुभन एक सी थी। पोलीन ने कोमल को संभालते तथा खुद को समेटते स्मृतियों का घड़ा उड़ेल दिया। वो एक लाल रंग की अंगूठी निकालकर बोली, यकीन है तुम इसे पहचानती होगी। कोमल की आंखों से बहते आंसुओं ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह डाला। वह मन ही मन सोचने लगी कि पोलीन, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? इसे तो मैंने सूरज को जर्मनी जाते वक्त दिया था। ये तो मेरी सगाई की अंगूठी है। तुमने इसका कहाँ मान रखा? फिर धीरे धीरे पोलीन ने एक एक करके कोमल के बुने सभी स्वेटर, कमीजें तथा दूसरे तोहफे उसके सामने रखे। स्वेटर तो सिकुड़ कर छोटे हो गए थे। पोलीन ने बताया, कोमल, सूरज तुमसे बहुत प्रेम करता था। तुम्हारी हर दी हुई चीज उसके लिए अनमोल थी। 2 ऑडियो टेप्स उसे जान से प्यारी थीं। उसके 2 गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी न तुम भी अपने बचपन की? वो बार बार सुनता था। ये दोनों गाने जेम्स ने भी गाने शुरू कर दिए थे। तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज को दूर करने के नाम से वह तड़प उठता था। जब कभी वह उदास होता या हमारी तकरार हो जाती तो वह कमरे में जाकर और स्वेटरों को सीने से लगाकर उन्हें सहलाते सहलाते वहीं सो जाता था। कभी कभी तुम्हारे एहसास के लिए सिकुड़े स्वेटर को किसी तरह शरीर पर चढ़ा ही लेता था। घंटों इन चीजों से लिपट कर तुम्हारे गम में डूबा रहता था। जितना वह तुम्हारे गम में डूबता उतना मुझे अपराध बोध सताता। मुझे तुमसे जलन होती थी। मैं सोचती थी यह कैसा प्यार है? क्या कभी कोई इतना भी प्यार किसी से कर सकता है? मैंने सूरज को पा तो लिया था, लेकिन वह मेरा कभी न बन सका। जब उसने तुमसे विवाह किया, मैं अपने लिए दुखी कम, तुम्हारे लिए अधिक प्रसन्न थी। मैं जानती थी कि सूरज अब वही है जहां उसे होना चाहिए था। मैं भी उसे खुश देखना चाहती थी। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए ही थे। मुझे खुशी है कि मरने से पहले सूरज ने कुछ समय तुम्हारे साथ तो बिताया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम जब चाहोगी मैं जेम्स को तुम्हारे पास भेज दूंगी। जेम्स बिल्कुल सूरज की फोटोकॉपी है। वैसा ही चेहरा, वैसी ही हंसी। फिर पोलीन और कोमल दोनों आंखें बंद किए, एक दूसरे के गले में बाहें डाले, अपना अपना दुख समेटे। अतीत की स्मृतियों के वे अमूल्य क्षण बीन बीन कर अपनी पलकों पर सजाने लगीं। दोनों का एक ही दुख था। पोलीन बार बार यही दोहरा रही थी, आई एम सॉरी कोमल, फॉरगिव मी प्लीज।